जी, जिस दिन मेरा पहला दिन था वहाँ पे मेरी एक मुलाकात हुई जी पाकिस्तानी अंकल से, और उन्होंने मेरे से थोड़ा-सा इंटरव्यू लेने की मैंने कोशिश की कि आप कहाँ से हो, पाकिस्तान किस जगह से आए हो और आपको कैसा लगा कल्चर यहाँ सऊदी अरब का, और पाकिस्तान में कैसा डिफरेंट क्या लगा आपको? तो हम तो डेफ़िनेटली फ्रेश थे वहाँ पे और हमारा माइंड तो अजीब ही था। तो मैंने पंजाबी अंकल को ये कहा कि और कोई फ़र्क है या नहीं? लेकिन 2 घंटे तो फ़र्क ज़रूर है, और लिटरली मैंने उनको यही जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई और क्वेश्चन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे 10 साल के बाद सऊदी अरब छोड़ने की क्यों जरूरत पेश आई। तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। जी, एक दफा का जिक्र है कि मैं सऊदी अरब गया जी। तो ये कहानी इस तरह स्टार्ट हुई कि 2010 में रात 9 बजे मुझे सऊदी अरब से एक कॉल रिसीव होती है कि इस कंपनी में ये वैकेंसी है, क्या आप अवेल करना चाहते हैं या नहीं। तो इस वैकेंसी के लिए मैंने फौरन हाँ बोल दिया। उसकी रीजन ये थी कि मैंने उस टाइम रिसेंटली मास्टर किया हुआ था, तो और मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मैं जिसमें चूं चढ़ा करता, मैंने फौरन इस वैकेंसी के लिए हाँ बोला और मैंने प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। और जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और हमें जी इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई कि इस डेट को इस जगह पे आपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। तो आओ देखा ना था, मैं और मेरा कजन हम फौरन जी उस जगह पहुंच गए जहां पे वो इंटरव्यू होने वाले थे जी। सर्दियों के दिन थे और इंटरव्यू का टाइम था जी सुबह 9 बजे, लेकिन हमारी बारी आते आते रात के 7 बज चुके थे जी। मजीद मैं आपको बताता चलूं कि ये वैकेंसी थी सेल्समैन की, और हमने ये वैकेंसी क्यों चूज की, क्योंकि हम एक फ्रेश थे और हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने डिसाइड किया क्यों न इसी पे अपनी लक आजमाई जाए जी। सेकंड रीजन ये है कि ये वैकेंसी थी गल्फ कंट्री में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के हवाले से किसी भी फ्रेश बंदे के लिए जी। फाइनली हमारा इंटरव्यू हो गया और क्लियर भी हो गया जी। मुझे नेक्स्ट से कुछ दिनों के बाद मुझे जी एजेंट की कॉल आती है कि आप अपना पासपोर्ट बनवाएं और फौरन आप हमारे ऑफिस पहुंच जाएं जी। इन शॉर्ट के हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और हम रियाद सऊदी अरब पहुंच जाते हैं जी 29 अप्रैल 2010 को जी। हम जैसे एयरपोर्ट पहुंचे तो एक अजीब सा समा था जी। लाइनें लगी हुई हैं और हर तरफ अरबी बोली जा रहे हैं लोग, कि हमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लगे और हम क्लियर होके बाहर पहुंच गए जी। सऊदी अरब पहुंचने के 3-4 दिन बाद हमारी प्रॉपर जो जॉब थी वो स्टार्ट होगी, और इस तरह हमारा जो सऊदी अरब का सफर स्टार्ट हुआ। शुरू में हमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ खाने के हवाले से। लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर था हमारा और उनके दरमियान। डेफिनेटली हम नए थे और हमें अरबी बिल्कुल भी नहीं आती थी, बस इशारों से काम चलता था, और इंग्लिश भी वो थोड़ी बहुत ही जानते थे जी। ये सफर ऐसा चलता रहा और तकरीबन 2.5 से 3 साल के बाद मुझे शोरूम का इंचार्ज बना दिया गया। लेकिन उनका क्राइटेरिया ये था कि आपको मजीद 1 साल एज अ सुपरवाइजर आपने शोरूम को हैंडल करना है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि 1 साल का इतना लंबा पीरियड क्यों रखा जाता है? क्या जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड के होते हैं वो काफ़ी नहीं है किसी भी एम्प्लॉय को जांचने के लिए? आप जिस बंदे को 2.5 या 3 साल के बाद प्रमोट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपने उसमें ऐसी क्वालिटीज देखी होंगी, तभी आपने डिसाइड भी किया होगा। चलें जी, मान लेते हैं ये कंपनी की पॉलिसी है और आपको 1 साल वेट ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। जस्ट इमेजिन करें कि 1 साल के बाद आपको पता चले कि आप बगैर किसी वजह के एलिजिबल नहीं है, तो आप पे क्या गुजरेगी जी। उसी साल मेरी एनुअल वेकेशन भी थी और तकरीबन मैंने 10 से 11 माह काम किया था और एमरजेंसी के तौर पर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी जगह पे कोई और बंदा आ चुका था जी। शुरू में मैंने ये सोचा क्योंकि मैं पाकिस्तान गया हुआ था, इसलिए ये बंदा मेरी एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पे आया हुआ है। लेकिन लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि ये कहानी तो कुछ और ही है, और ऐसा मुझे नवाज शरीफ वाली फीलिंग आनी शुरू होगी कि मुझे क्यों निकाला जी। माशाल्लाह प्रोफेशनलिज्म उनमें इतना कूट के भरा हुआ था, उनके कानों पे जूं तक न रिंगी कि हम इस बंदे को बिठाएं और उससे डिस्कस करेंगे कि आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं। बारहा मैंने जाने की कोशिश की कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन मैंने फैसला किया कि मुझे अब कंपनी चेंज करनी चाहिए। जितने भी मेरे पुराने कस्टमर्स जाने वाले थे, पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, बांग्लादेशी थे, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, और उसके अलावा जितने भी नए कस्टमर शोरूम में आते मैंने उनके साथ गपशप स्टार्ट कर दी। फाइनली मुझे एक कस्टमर मिले, वो थे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से। मैंने उन्हें अपनी सीवी फॉरवर्ड की, उन्होंने मेरी सीवी अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी और मुझे कुछ ही दिनों में इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई जी। उनका नाम था जी मोहम्मद खान, जिन्हें मैं आज भी याद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से कि जहाँ भी रहे खुश रहें। उनका बहुत बड़ा एहसान था मुझ पे।
और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मैंने वो सारे इंटरव्यूज भी क्लियर कर लिए और यूं मैंने सेल्समैन से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जंप किया। मुझे उस कंपनी से ऑफर लेटर तो मिल चुका था, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरा इकामा ट्रांसफरेबल नहीं था क्योंकि मैं उस कंपनी के वीज़े पे पाकिस्तान से आया था। लेकिन इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता मेरे लिए भेजा, वो था जी मेरा हमनाम जवाद अजहर जो फैसलाबाद से हैं। उन्होंने मेरी हेल्प आउट की वीज़े के हवाले से और उन्होंने कफील वगैरह से बात की और मेरा वे जो वीज़ा था वो मेरे पाकिस्तान जाने से पहले ही एजेंट को पाकिस्तान भिजवा दिया और इस तरह मैंने इस कंपनी से रिजाइन दे दिया। जी रेजिग्नेशन लेटर पे मैंने जो रीज़न लिखी थी शायद उनको वो पढ़नी नहीं है। उन्होंने मुझे सिर्फ इस वजह से बुला लिया कि आप क्यों रिजाइन करना चाह रहे हैं, किस वजह से रिजाइन करना चाह रहे हैं। मैंने उनको वो सेम वर्डिंग ही एक्सप्लेन की कि मैंने क्या रीज़न लिखी है और उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, सिंपल ये कहा कि ओके थैंक यू, जाओ तो जान छो साड़ी। लेकिन रिजाइन करने के बाद मेरे दिल में ये डर थोड़ा ज़रूर था कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा नए वीज़े पे आऊंगा थोड़ा टाइम मुझे लग जाएगा, तब तक ये कंपनी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, मेरा ऑफर लेटर वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। ये चीज़ें मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें माइंड में क्लिक कर रही थी। देन मैं पाकिस्तान गया और सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा के नए वीज़े पे दोबारा सऊदी अरब आ गया। जब मैंने सऊदी अरब वापस आया तो मैंने उस कंपनी को स्ट्रेट अवे ज्वाइन नहीं किया। मैंने पहले ये कोशिश की कि शायद हो सकता है कि मुझे इससे अच्छी ऑफ़र मिल जाए, लेकिन 1 से 1.5 माह हो चुका था लेकिन मुझे कोई ऑफ़र प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ जिसका ऑफ़र लेटर ऑलरेडी मेरे पास है। जी मैं उस कंपनी पहुँच गया। जब मैं उस कंपनी में पहुँचा तो मैंने HR वालों से बात की, उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की और उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया कि हम देखते हैं क्या हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं। थोड़ा यहाँ पे डर मज़ीद बढ़ गया कि क्या अब वैकेंसी होगी या नहीं होगी। थैंक गॉड मेरे पास ऑफर लेटर की कॉपी थी। मैंने उनको ऑफर लेटर की कॉपी मेल की। जब उनको मेल रिसीव हुई तो फाइनली उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो यूं मेरा सफ़र इस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ स्टार्ट हुआ। जो इनिशियल 3 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है वो कम्प्लीट की, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। और यहाँ जो लकीली मुझे मेरे ऑपरेशन मैनेजर मिले वो भी साउथ इंडियन थे, उन्होंने भी मेरी हर लिहाज से बहुत हेल्प की। सो थैंक यू सो मच मिस्टर हमजा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांड भी बहुत ही लकी साबित हुआ। इस कंपनी में हर साल नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग्स होती थी तो उन्होंने उस ट्रेनिंग के लिए मेरा नाम भी रिकमेंड कर दिया। जी ये ट्रेनिंग पूरा 1 साल चलती रहती है। आपकी जॉब के साथ साथ उसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपके टेस्ट वगैरह होते हैं और प्रेजेंटेशन होती हैं और एंड ऑफ द ईयर आपको एक बाकायदा फाइल सबमिट करवानी होती है जिस पे पैनल बैठ के डिसाइड करता है कि क्या आप नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, जो कि मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। ये ट्रेनिंग वगैरह तो कंप्लीट होगी और ये भी डिसाइड होगा कि हम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हैं। लेकिन फिर क्या हुआ जी, फिर गवर्नमेंट की तरफ से इशारा हुआ कि हर कंपनी में मैक्सिमम सऊदीज होने चाहिए। उन्होंने परसेंटेज रख दी कि हर कंपनी में इतने सऊदीज होने चाहिए, जो कि एक अलर्ट था नॉन सऊदीज के लिए। तो इस तरह हमारे नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट हो गए। लेकिन हमारी कंपनी में पूरा सपोर्ट किया, जहां तक हो सकता था उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं। जैसे ही रूल सख्त हुए तो कंपनी ने हमें फैशन से फूड सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मुझे क्यों निकाला वाली फीलिंग नहीं आने दी। जी फूड सेक्टर में मैंने तकरीबन 4 से 5 माह ही काम किया था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि रूल्स में थोड़ी कमी हुई है, अभी आप फैशन में काम कर सकते हैं, तो मैंने अपने पुराने मैनेजर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे हैप्पीली वापस बुला लिया। नो डाउट मुझे इस ब्रांड ने, इस कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया, हर लिहाज से ट्रेनिंग्स, प्रमोशन सब कुछ मुझे दिया। लेकिन मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। जी मैंने इस कंपनी के साथ भी काफी अच्छा खासा टाइम गुजारा और बहुत अच्छा टाइम गुजारा इनके साथ। मैंने रिजाइन सिर्फ इस कंपनी की पॉलिसी की वजह से नहीं दिया। डेफिनेटली गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपने सिटीजन के हवाले से, अपनी पब्लिक के हवाले से मैं उस चीज से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। उनका अपना मुल्क है, उनका अपना राइट है। सो मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच सऊदी अरेबिया। जी लास्ट में मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, वहाँ पे मैक्सिमम 2 साल काम करें। अगर आप 2 साल में देखते हैं कि आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो मैक्सिमम है, आप ग्रो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी के साथ स्टे करें। अदरवाइज आप कंपनी को स्विच कर लें, वरना सिर्फ आप टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ आपको हासिल नहीं होगा। जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, आप इस वीडियो को किस नज़र से देखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।